हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है। और इस वीडियो में पूरी किताब मात्र एक ही वीडियो में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं। यानी कि इस वीडियो में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। सोशल साइंस का भी रहेगा और जियोग्राफी यानी कि भूगोल का भी रहेगा, सामाजिक विज्ञान का भी रहेगा और अर्थशास्त्र का भी रहेगा और आप लोगों का नागरिक शास्त्र का भी रहेगा। यानी कि आप लोगों का यहाँ पर 20 नंबर यहाँ पर कंप्लीट करा करके जाएंगे, इस वीडियो में बता करके जाएंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, अंत समझते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और ये अब 7 मार्च के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का 7 मार्च का पेपर होगा फरवरी में, वो मार्च में 2024 में, उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न का झंझट ही खत्म कर देंगे इस वीडियो में। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरिबाल्डी या ऑटो वन बिस्मार्क या नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क थी। यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा गोला भर देंगे। और मार्कशीट भी इसी प्रकार से आप लोगों को उसमें भी पेपर आएगा। ये जितने भी पेपर बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट को है और आप लोगों का यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट कराएंगे। ये 100% की गारंटी लेते हैं कि 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न में झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। यानी कि पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वो मेंजनी थे। यानी कि मेंजनी हमारा चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेंजनी इसके थे। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक मेंजनी थे और फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा क्या पूछा है कि चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। ठीक, आप लोग का 20 नंबर अगर ये वीडियो देखने से कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर देकर आइएगा या अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड का पेपर दीजिएगा या अर्धवार्षिक अगर नहीं हुआ उसका पेपर दीजिएगा या आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे। 20 नंबर अगर बहुविकल्पीय प्रश्न इसी में से ना आया ना तो आकर के बोलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि सर नहीं आया। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1920 ईस्वी में की थी। यानी कि दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये वाला तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ओमार सीट में गोला भर देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अब छठा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो वो रॉलेट एक्ट था। यानी कि हमारा जो ए वाला हमारा यही आप लोगों का मुख्य कारण था। यानी कि पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सभी जितने बता रहे हैं ना, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी आप लोगों को आंसर में भी दिखाए जाते हैं। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी को आप लोग को गोला भर देना है, टिक कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन के महात्मा गांधी ने नमक को अधिक महत्व क्यों दिया था। तो देखिए क्यों दिया, क्या नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे और यह भोजन के लिए अभिन्न हिस्सा है और नमक के तैयार करने में सरकार एकाधारिक है। यानी कि हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर होगा? इनमें से सभी। यानी कि चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर हमारा जो होगा चौथा वाला हो जाएगा। ठीक, और फिर नौवां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। नौवां क्वेश्चन का जो होता है कि क्या है कि भारत वापसी आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। यानी कि कहाँ पर किया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चंपारण में किए थे। यानी कि ये पहला वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। वो विश्व युद्ध के बाद में हुआ था। ठीक, यानी कि हमारा जो तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
कहाँ हुई थी। यानी कि देखिए WTO बीच क्या होता है, WTO का फुल फॉर्म देख लीजिए, विश्व वो वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, जिनेवा में हुई थी। यानी कि तीसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 12 वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग का भूगोल से आरंभ होता है, यानी कि भूगोल हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। देखिए क्या है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये वाला आप लोग जानते ही होंगे। जो रेड सॉइल होती है यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्कन के पठारों या थार मरुस्थल होगा। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। आप लोग का गलत नहीं करवाना चाहते हैं, आप लोग इसको गूगल पे सर्च कर दीजिएगा कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही ये थार मरुस्थल में होगा या दक्कन के पठार होगा, कोई एक होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि एक कैसा संसाधन है, यानी कि भूमि एक कैसा संसाधन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 14 देख लीजिए क्या है। 14 वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी कि मिट्टी का प्रकार नहीं, तो सीमेंट जो होता है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। और जो लेटेराइट होता है, पीली मिट्टी होता है, काली मिट्टी, ये सब प्रकार है। और जो सीमेंट होता है ये प्रकार नहीं है। सीमेंट तो आप जानते हैं वो मिट्टी नहीं होता है, ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 15वां क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। यानी कि हमारा तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर 16 क्वेश्चन देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन किससे प्रारंभ हुआ था, तो चिपके आंदोलन वन संरक्षण से प्रारंभ हुआ था। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जो 17वां क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। यानी कि तीसरा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो सलाल बांध किस नदी पर बना है, चिनाब जो होता है इसी नदी पर बना है। यानी कि दूसरा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 19 वाला क्या पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो किस नदी पे बना है, तो नर्मदा नदी पे बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, यही नहीं कि वीडियो देख लें, आप लोग इसको नोट करने की भी कोशिश कीजिएगा। और देखिए 20 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो जो जूट होती है वो रेशेदार फसल होती है। यानी कि पहला वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है, तो जो रबी की फसल होती है गेहूं होती है, यानी कि व्हीट इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि गेहूं जो होती है वो रबी की फसल इस ऑप्शन में है। यानी कि चौथा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर 22 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो जो खरीफ की फसल होती है क्या होती है, धान होती है और कपास होती है। यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों हो जाएगा, धान और कपास भी। यानी कि चौथा वाला इसका जो सही आंसर होगा चौथा वाला हो जाएगा। फिर 23 वाला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल जो होती है चना होता है। यानी कि चना होता है, दूसरा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 वाला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो वो होता है सौर ऊर्जा होता है, यानी कि सोलर एनर्जी होता है। आप लोगों को जो राइट आंसर हो जाएगा ये सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला सही आंसर है। 25 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि झारिया प्रसिद्ध है, यानी कि झारिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है किसके लिए, बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कि फिल्मी सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है और अभिकारक कारखानों के लिए और गेट ऑफ इंडिया के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला राइट आंसर है हमारा जो सही आंसर है, इनमें से सभी हो जाए, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए किसी के लिए नहीं प्रसिद्ध है, आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये फिल्मी सिटी होती है इसीलिए ये फिल्म के लिए सिटी है। यानी कि इस यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, फिल्म के लिए ना प्रसिद्ध है, ना अभिकारक कारखानों के लिए, ना गेट ऑफ इंडिया के लिए, मुंबई, इनमें से कोई नहीं प्रसिद्ध है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड में 27 वाला क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है, तो किस राज्य का अबकारक जो होता है उसके लिए होता है, ठीक। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला सही आंसर है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विदेशी व्यापार
किनके माध्य है होता है, तो देखिए किनके माध्य होता है, तो दो नगरों के मध्य होता है, दो प्रदेशों के मध्य होता है और फिर दो राज्यों के मध्य होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है सभी, तो दो देशों के मध्य होता है। यानी कि देश और देश से जब मिलेंगे तो विदेशी व्यापार होगा और जब नहीं मिलेंगे तो विदेशी व्यापार नहीं होगा। हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज यहाँ पर मत होइएगा। अगर विदेशी की बात की जाएगी तो देश होगा और अगर मान लीजिए देश की बात की जाएगी तो प्रदेश होगा। यानी कि यहाँ पर देश होगा तो प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा दो प्रदेशों का, और अगर प्रदेश होगा तो यहाँ पर दो नगर हो जाएगा और दो राज्य हो जाएगा, और जब दो राज्य होगा तो दो नगर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग ट्री कर मान लीजिएगा। 29 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र में कौन सा संगठित हित समूह सक्रिय होता है, तो ये सभी होता है, व्यापारी भी, उद्योगपति भी होता है और किसान भी होता है। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 वाला जो है यहाँ पर देखिए 30 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित हैं, तो जो वर्तमान समय की बात की जाए है कितने हैं, तो उसमें 8 है। यानी कि 8 है। 2024 में जो 23-24 में जो आप लोगों का कितने हैं, 23-24 में जो आप लोगों का 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है, तो संघीय राज्य जो होता है दिल्ली होता है। यानी कि चौथा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। संघीय राज्य दिल्ली है, यही जुड़ा है आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि देखिए निम्नलिखित में से उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची में शामिल होता है। यानी कि पहला वाला हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, फिर 33 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो कुल कितने संघीय राज्य हैं, 28 संघीय राज्य हैं। बस इतना ही बताना है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, देखिए हमारा जो राइट आंसर हो गया दूसरा वाला हो जाएगा। स्टेट की बात की जा रही थी यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में हाल ही में हुई थी। 2015 में हुई थी। कब हुई थी, 2015 में आप लोगों का नेपाल में जो हुआ था लोकतंत्र की वो हो गई थी, स्थापना हो गई थी। ठीक, तब नहीं तो वहाँ पर राजाओं की चलता था लोकतंत्र, मतलब जो होता है प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, यही। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 35 वाला पूछा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा, तो वो भारत है। भारत से बड़ा कोई नहीं है लोकतांत्रिक में। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन 36 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन व्यवस्था सामान्यतः बेहतर मानी जाती है, तो कौन सा सामान्यतः बेहतर मान तो लोकतंत्र मानी जाती है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये लोकतंत्र मानी जाती है। तीसरा वाला सही आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को क्या कहते हैं, तो लोकतंत्र की चुनौती कहते हैं। यानी कि पहला वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है वो तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला, हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा कि मुंबई जो हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वो किस राज्य के प्रति है, तो वो हरियाणा में है। हरियाणा यानी कि पहला वाला हमारा राइट आंसर हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं लोग। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 40 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का भारत होगा। क्या होगा राइट आंसर जो होगा भारत होगा। यही वाला हमारा सही आंसर है, भारत हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 41 वाला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुवर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई थी। यानी कि मनरेगा की बात कर रहे हैं तो वो 2005 में चलाई गई थी। वो कब चलाई गई थी, जो 2005 में चलाई गई थी। बहुत लोगों का इसमें जन्म तिथि भी होगा 2005। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 42 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। यानी कि उत्पादन का क्या साधन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का पूंजी जो होता है यही होता है। यानी कि पहला वाला हमारा सही आंसर है। और 43 वाला क्वेश्चन पूछा गया है एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में जाता है। यानी कि हमारा पहला वाला सही आंसर है। ठीक, और देखिए क्या है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था
के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? तो किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये होगा, क्या होगा, उद्यमों के स्वामित्व पर। और यानी कि ये सभी हो सकते हैं, यानी कि देखिए ये सभी हो सकते हैं। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को गलत नहीं करवाना चाहते। इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, किताब में या विद्या में कहीं पर ढूंढ करके, या आप लोग इसको नोट करके ना आप लोग स्कूल में पूछ लीजिएगा टीचर से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का गलत नहीं करवाना चाहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 45 वाला पूछा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर आप लोगों का कब, किस देश में शुरू किया गया था, वहाँ पर वो क्वेश्चन था। और यहाँ पर देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो देखिए किसके द्वारा किया गया, वो विकसित देश के द्वारा शुरू किया गया था। जो विकसित देश थे उसी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला वाला राइट आंसर है। ठीक, 46 वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है, यानी कि किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या है जो भारत कौन सा निर्यात नहीं करता है, यानी कि देखिए क्या है, तो उर्वरक का निर्यात नहीं है, यानी कि दूसरा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, 47 वाला जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्या कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो कब लागू किया गया था? वो 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक, हमारा चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं पेपर में इतने बार रिपीट हुए, तो स्टूडेंट इसको रट करके जाते हैं समझ के। वैसे तो आप लोग समझ लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको रट लीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं रटना नहीं है और समझना नहीं है, दोनों काम करना है, लेकिन हिसाब से करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया, 48 वाला जो क्वेश्चन है कि RTI का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए आप लोग का जो इसका फुल फॉर्म होता है कि राइट, देखिए राइट टू एजुकेशन ऑप्शन दिया गया है, और राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया, और राइट टू इंटरेक्ट दिया गया, और राइट टू आइडेंटिफाई दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होता है RTI का फुल फॉर्म जो होता है वो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि दूसरा वाला हमारा राइट आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोगों का RTI वाला जो होता है कंप्लीट होता है, वो राइट ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन होता है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि HDI का पूर्ण रूप बताइए, यानी कि HD का फुल फॉर्म बताना है हमें। तो यहाँ पर HDI का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, यानी कि ये मानव विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, संकेत होता है, सूचक होता है। ठीक, फिर यहाँ पर जो हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन जो हमारा होगा पहला वाला होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 50 वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दें 50 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा, यानी कि देखिए एक ऑप्शन शुरू से पढ़ लेते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं, मनुष्य आएगा अजैव संसाधन के, और चीन के विद्यार्थी आएंगे, और या आप लोगों का देखिए आप लोगों का अजैव संसाधन की बात की जाए सीमेंट की चादर, यानी कि अजैव मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को समझा दें कि अजैव का मतलब क्या होता है। अजैव का जो यहाँ पर देखिए अजैव का जो मतलब होता है वो निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। अजैव का मतलब निर्जीव होता है, और जैव का मतलब आप लोगों का सजीव होता है। तो देखिए आप लोगों का ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाया गया है, क्या जो आप लोगों का मनुष्य हैं वो सजीव होते हैं, यानी कि ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, और जो चीन के विद्यार्थी हैं वो भी सजीव हैं। ठीक, और जो सीमेंट की चादर हैं ये निर्जीव हैं, और ब्लू व्हेल एक मछली होती है ये क्या है? ये सजीव हैं, उनमें जान है, तो ये सजीव भी है, यानी कि ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट की जो चादर है, इस प्रकार से आप लोगों को समझना है आप लोगों को उसमें पेपर में। ठीक, और यहाँ पर सीमेंट की जो चादर है ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
यही आप लोगों के पेपर थे और इससे आगे कुछ नहीं है। यही 50 आप लोगों के पेपर थे। अगर आप ये 50 आप लोग ये वीडियो आप लोग देख करके नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आप लोग अपने कॉपी में ऑप्शन सहित आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और एंड याद कर लीजिएगा इसको। और ये बोर्ड एग्जाम में इतना बार पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 2024 में जो आप लोगों का 7 मार्च से आप लोगों का जो पेपर है ना, उसमें अगर 20 नंबर ये अगर आप ये वीडियो देख करके जाते हैं तो 20 नंबर अगर कंप्लीट ना हुआ तो आकर के बताइएगा कि सर ये 20 नंबर इसमें में से कुछ नहीं आया था या आया था थोड़ा बहुत या पूरा आया था। तो यही कमेंट करेंगे आप पूरा आया था। ये गारंटी लेते हैं 100% कि आप लोग का इसी में से बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर कन्फर्म फिक्स हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर आप लोगों का लगभग 20 मिनट में आप लोगों का कंप्लीट करा दिए हैं। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर कर जरूर कीजिएगा। बस इतना ही काम कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।